आराम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा इसकी चिंता करनी चाहिए थी कि जनता आयोग को लेकर क्या बातें कर रही है। जनता के बीच आयोग पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय 2.5 महीने तक चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब पूछा गया तो जवाब दिया गया कि 100 प्रेस नोट जारी किए गए हैं। इस तरह से आयोग हर सवाल का मजाक उड़ाता रहा है। आज विपक्ष उसी आयोग को लेकर जनता के बीच उतर गया तो आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया। सासाराम की सभा में उन वोटर को सामने लाया गया जो जिंदा हैं लेकिन उनका नाम मतदाता सूची से कट गया है। पुरुष मतदाताओं की टी शर्ट पर लिखा है, मेरा वोट चोरी हुआ है। क्या चुनाव आयोग इन मतदाताओं से कह सकता है कि आप शपथ पत्र दीजिए कि आपका वोट चोरी नहीं हुआ है? हुआ है तभी तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गए और टी शर्ट पहनकर खड़े हैं। इस सभा में एक गाना भी बजा, सुनो कहानी चोर की, चोर के सीना जोरी की, ये राजा वोट चोर, गली गली में शोर की। वोटर लिस्ट में इतनी धांधली क्यों हुई? गड़बड़ियों की इतनी शिकायतें क्यों आई? हरियाणा चुनाव से आरोप लगने लगे, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में बहुत लगे। चुनाव आयोग ने इन सवालों पर जनता का भरोसा क्यों नहीं जीता? जिस चुनाव आयोग को लंबे समय तक हम सभी ने भरोसे के साथ देखा, आज उसे देखकर बहुत लोगों के मन में वैसा भरोसा क्यों नहीं जागता? उम्मीद है आयोग इसकी चिंता करेगा, ना कि नोटिस और एफआईआर के सहारे मुंह बंद कराने का प्रयास करेगा। 77 साल के लालू प्रसाद यादव भी बीमारी की हालत में सासाराम की सभा में आए। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे उमस भरी गर्मी में जमकर बोले, यहां तक कह दिया 10 लोग भी सुनेंगे तो भी अपना भाषण पूरा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी को सुनकर यही लगा कि आयोग को लेकर विपक्ष का सब्र टूट चुका है। विपक्ष का यह सब्र क्यों टूटा है, इसका जवाब आपको कभी आयोग की तरफ से नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले 11 वर्षों में आयोग को लेकर जो खबरें छपी हैं, जो आरोप लगे हैं, उन्हीं को याद कर लेंगे तो कारण समझ में आ जाएगा। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हीं में से एक की याद दिला दी कि इलेक्शन कमीशन ये सरकार का एजेंट बन गया है और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में। क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों, ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। 2023 की यह घटना किसे याद होगी कि कानून इस तरह से बदला गया? खड़गे ने याद दिला दी, तब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे। इस बदलाव के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता था। इतने साल से यह प्रावधान नहीं था। 2024 के चुनाव के पहले क्यों किया गया? सरकार ने तर्क दिया, आयोग बिना भय के काम कर सके इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन ठीक से देखिए, आयोग के पद पर आसीन लोगों को जनता के भय से आजाद कर दिया गया कि अगर कोई चोरी पकड़ भी ले तो इनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति की समिति में भारत के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। मोदी सरकार ने कानून बदल दिया, चीफ जस्टिस को ही बाहर कर दिया और उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को लाया गया। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई लिखित में और पूरा का पूरा पत्र देश के सामने रख दिया। यह सब क्यों किया गया, क्यों हुआ? क्या इतना मुश्किल सवाल है आपके समझने के लिए? इसलिए कहा कि अगर पिछले 11 वर्षों के दौरान चुनाव आयोग से जुड़ी खबरों, चुनाव से जुड़ी शिकायतों और आरोपों को नजर के सामने रखेंगे तो बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे कि आयोग को लेकर विपक्ष का सब्र क्यों टूटा।
ज्यादा पुराना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 अगस्त को राहुल गांधी ने कर्नाटका के महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी के आरोप लगाए, तो उसी शाम आयोग ने उनसे कहा शपथ पत्र दीजिए। अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर की है, 13 अगस्त की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने 5 लोकसभा और 1 विधानसभा में उसी तरह के आरोप लगाए जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए, लेकिन अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र की मांग नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? कम से कम दिखाने के लिए ही सही चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से कुछ तो कहता, लेकिन आयोग ने इसकी परवाह नहीं की। आयोग ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी को जो दस्तावेज दिए गए उसके अध्ययन में तो 6 महीने लगे। अनुराग ठाकुर को कौन से दस्तावेज दिए गए, कब दिए गए कि चंद दिनों में उसका अध्ययन कर उन्होंने बता दिया कि यहां से विपक्ष के उम्मीदवार चोरी से जीते हैं। आयोग ने जनता के सामने भरोसा और निष्पक्ष होने का क्या कोई गंभीर प्रयास किया? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप याद कीजिए। नहीं याद है तो YouTube पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो मौजूद हैं, फिर से चलाकर देखिए। विपक्ष से जुड़े सवालों का किस तरह से हंसते हुए जवाब दिया जा रहा है, उसी को देखकर समझ जाएंगे कि आयोग निष्पक्ष कितना रह गया है। विपक्ष के आरोपों का मजाक उड़ाया जाता था। बिहार के सासाराम में राहुल गांधी ने इसी तरह की बातों को उठा दिया और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि राहुल गांधी को यह बात कहने के लिए किसी और ने नहीं, खुद चुनाव आयोग ने मजबूर कर दिया। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की, सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। रैली में भाषणों को भाषण की तरह भी सुना जाना चाहिए और तमाम संदर्भों को याद करते हुए भी देखा जाना चाहिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं। तभी आपको इन बातों का जवाब मिलेगा कि चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष सड़क पर क्यों उतरा, क्यों उसका सब्र टूट गया। क्या आयोग ही चाहता था कि जो करना है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई चुनावों से यह मुद्दा उठ रहा है कि आयोग सबके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं कर रहा, बीजेपी के साथ पक्षपात कर रहा है और विपक्ष को अनसुना कर देता है, जबकि उसका काम है सभी पक्षों को चुनाव में बराबरी का अवसर, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करना। भारत का विपक्ष, जिसे लगातार गोदी मीडिया देशद्रोही बताता है, मजाक उड़ाता है, हर बार आयोग के दरवाजे से भी मायूस होकर लौटा है। उसने एक दिन में या अचानक आयोग पर चोरी के आरोप नहीं लगाए। अगर इन बातों को ध्यान में रखकर बिहार के सासाराम में दिए गए नेताओं के भाषणों को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि जो भी कहा गया उसके लिए केवल और केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार है। और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता
चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। अनुराग ठाकुर ने भी मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए, मगर बीजेपी सड़क पर नहीं उतरी। बिहार में एसआईआर के दौरान इतनी शिकायतें आई, मीडिया रिपोर्ट आई, बीजेपी के संगठन के विस्तार की इतनी बातें होती हैं, महिमा मंडन होता है, क्या एक भी शिकायत बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई गई? क्या बीजेपी को बिहार एसआईआर में एक भी कमी नजर नहीं आई? क्या लगता है कि जनता को यह सब समझ नहीं आएगा? क्या बीजेपी को इसमें उसका फायदा नजर आ रहा है? आखिर जब वोटर के नाम कटे तो बीजेपी ने क्यों नहीं बोला? 65 लाख लोगों के नाम कटे, क्या बीजेपी को एक भी वोटर नहीं मिला जो जिंदा है लेकिन उसका नाम मृतकों की सूची में आ गया? यह रिपोर्ट तो 17 अगस्त की सुबह आई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट का दावा है पिपरा, बगहा और मोतिहारी विधानसभा में 80,000 वोटर ऐसे हैं जिनकी एंट्री में गड़बड़ी है। एक मकान के पते पर 200 से लेकर 500 वोटर के नाम दर्ज हैं। यह बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं मिला। जो बीजेपी घुसपैठियों का भूत नचाकर एसआईआर का समर्थन करने लग गई, उसके कार्यकर्ता या नेता यह सब देखने क्यों नहीं निकले जो अजीत अंजुम से लेकर रिपोर्टर्स कलेक्टिव को 2 कदम चलते ही दिख जा रहा था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है कि पिपरा विधानसभा में एक मकान में 459 वोटर के नाम दर्ज हैं, लेकिन वह मकान ही वजूद में नहीं है। इस तरह के कई उदाहरण मिले हैं। पिपरा, बगहा और मोतिहारी में 3590 ऐसे मामले खोज निकाले गए हैं जहां एक ही पते पर 20 या उससे अधिक वोटर के नाम दर्ज हैं। इस तरह से 3 विधानसभाओं में 80,000 से अधिक वोट रजिस्टर्ड हैं। बगहा में 9 घर ऐसे मिले हैं जहां 100 से अधिक वोटर दर्ज हैं और एक घर में तो 248 वोटर। नरेंद्र मोदी जी मूर्खों से ताली बजवाते हैं और राजनीति करते हैं, और हम हर हाथ काम देने की राजनीति करते हैं। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए हैं। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का, बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हो रहे एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष की यात्रा हवा हवाई नहीं कही जा सकती। उनके पास संगठन क्षमता नहीं है, गोदी मीडिया जैसा तंत्र नहीं है, लेकिन जनता के बीच जाने के अलावा क्या रास्ता बचता है? यह सवाल सभी को परेशान करना चाहिए कि बीजेपी क्यों चुप है। क्या जिनके नाम मृतकों की सूची में आए हैं उनमें से कोई भी बीजेपी के नेताओं से संपर्क नहीं कर रहा? जबकि बिहार में बीजेपी और जदयू के ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं की संख्या विपक्ष से कहीं ज्यादा है। चुनाव आयोग के एसआईआर में सबसे अधिक बूथ लेवल एजेंट बीजेपी के हैं। 22 लाख लोगों को मृतक घोषित कर दिए गए, और अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे आरा के नौजवान मतदाता मिंटू पासवान
वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने, इस पूरे वोट चोरी की साजिश ने मुझे मुर्दा घोषित कर दिया, लेकिन मैं जिंदा हूं। हम जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में ये जो 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित किया, इनमें से कितने हजार मिंटू पासवान जैसे जिंदा नौजवान हैं, ये हमें जानना है और उन तमाम लोगों के मताधिकार की गारंटी करनी है। बिहार के 35 लाख लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बेहतर रोजगार, बेहतर मजदूरी की तलाश में, आज उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो गया। भाजपा के नेता गुजरात से पटना आते हैं और पटना आकर के पटना के मतदाता बन जाते हैं, और हमारे बिहार के भाई जो कमाने के लिए बाहर गए हैं, उन तमाम मतदाताओं को बाहरी घोषित करके आज मतदाता सूची से उनको बाहर कर दिया जा रहा है। और इसीलिए साथियों, ये बड़ी लड़ाई है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों के वोटर बनने की अफवाह फैलाई गई, वो भी आयोग के सूत्रों के हवाले से। आज तक उसका पता नहीं चला। आयोग ने कभी खंडन नहीं किया, लेकिन 17 अगस्त को दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का सामना चुनाव आयोग को करना पड़ा कि अभी तक बिहार में कितने विदेशी नागरिक मिले हैं। जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोई आंकड़ा नहीं दिया, रूटीन सा जवाब दिया कि जो नागरिक नहीं है वोट नहीं डाल पाएगा। यह बात कौन नहीं जानता, जब आयोग ने ही सूत्रों के हवाले से यह खबर चलवाई थी कि बड़ी संख्या में नेपाली, बांग्लादेशी या म्यांमारी लोग मिले हैं, तो आज के सवाल के जवाब में आंकड़े क्यों नहीं दिए गए? साफ साफ कहा जाता कि ऐसी बातें अभी तक नहीं मिली हैं। बताइए, घुसपैठ के नाम पर SIR के पक्ष में हवा चलाई जा रही थी और ऐसा कुछ निकला भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से घुसपैठ का भूत खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता जमीन पर इस भूत को नचा रहे हैं, और जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछा जाता है तो आंकड़ा नहीं दे पाते हैं। During door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? एक सवाल ये था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही MLA और MP का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो SIR की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं,
गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। तो अब बीजेपी के कितने नेता इस झूठ के लिए इस्तीफा देंगे, या झूठ फैलाने पर चुनाव आयोग ने इनसे शपथ पत्र क्यों नहीं मांगा? चुनाव आयोग को बताना होगा कि उसने विपक्ष को यहां तक आने के लिए क्यों मजबूर किया। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने सांप्रदायिक भाषण दिया, आरोप लगे, शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने नोटिस जेपी नड्डा को भेज दिया। क्यों आयोग फैसला नहीं कर सकता है? क्यों प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करने पर ओडिशा में इलेक्शन ऑब्जर्वर और एक ईमानदार आईएएस अधिकारी को उस काम से हटा दिया गया? क्या लगता है आयोग को कि किसी को यह सब याद नहीं रहेगा? रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल पर दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी ने भी सासाराम की जनता से जो कहा, आपको सुनना चाहिए। आज देखिए किस तरीके से हम जो लड़ाई लड़ रहे वोट के अधिकार के लिए, इस देश में जिनको काम करना चाहिए, जैसे आज देखिए इस देश के चलाने के लिए सरकार का जरूरी है, उसी तरीके से विपक्ष की जरूरी है साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी समय में आप देखिए हम लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग आज किस तरीके से हम सबसे लड़ाई लड़ रहा है, जबकि उनके पास एक जवाबदेही है, एक दायित्व है कि देश में फेयर चुनाव कराने का। आज हम लोगों को अपना दुश्मन मानकर, आज बताइए संडे का छुट्टी का दिन है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का यात्रा निकल रही है, इतना बड़ा जनसभा हो रहा है और उस जगह पे चुनाव आयोग हम लोगों के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करना था तो आप कल करते या एक रोज बाद करते, लेकिन इस तरीके से आपका रणनीति जो है वो देश को बताने के लिए साबित काफी है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मोदी जी के जेब में है साथियों। लेकिन आप सब जानते हैं कि जनता के पावर के सामने में बड़ा से बड़ा चट्टानी ताकत जो है वो चूर चूर हुआ है। हमने सुना है कि चुनाव आयोग आज दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। कल चुनाव आयोग के रिलीज को हमने देखा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो चोरी हो रही है, उस चोरी को समय रहते अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं तो चोरी तो होती रहेगी। ये चुनाव आयोग ने कहा कि एक बार वोटर लिस्ट आने के बाद कुछ किया नहीं जा सकता। आज चुनाव आयोग जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी कि चुनाव आयोग पूरे देश में एक साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार करना और साफ सुथरा चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम याद दिलाने के लिए आए हैं कि बिहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर में बोले, लेकिन उनका भाषण सबसे अलग रहा। खड़गे ने जगजीवन राम को याद किया, संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और उनकी जगह अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद को याद किया, नंदलाल बोस को याद किया और लाल किले के प्राचीर से आरएसएस को एनजीओ कहने वाले बयान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूर्य पे चढ़े, बोलो तुमने लोग कितने स्कूल कॉलेजेस छोड़ के मैदान में आए। आपका एक आदमी भी जेल नहीं गया। बताओ आरएसएस का कौन है? कोई एक नहीं मरा। यहां तक कि ये लोग ब्रिटिशर को एप्लीकेशन देते थे नौकरी के लिए, हमको जेल से बाहर करो देते थे, हमको मत पकड़ो, हम क्या है आपके साथ रहेंगे, ये बोलते थे। ऐसे लोगों की तारीफ अगर मोदी जी लाल किले पे ठहर के बोलते हैं तो उन आजादी की आत्मा जो आजादी के लिए लड़े, लाखों लोग मरे, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी ऊपर। अरे एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नौछर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे। बिहार में 1300 किलोमीटर की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। गोदी मीडिया का जितना भी पहरा हो, लेकिन इस यात्रा से जनता के बीच वोट चोरी का मुद्दा पहुंचने लगेगा।
चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव से पहले बिहार में चर्चा का कारण बन चुकी है। आयोग के दरवाजे से कई मौके पर अपमानित विपक्ष अब जनता के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।